Good morning class 9th. Today I am uploading a new video for the proving questions. So proving क्वेश्चन जो है बनाते कैसे हैं, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है. चलिए दिखाते हैं आपको कि प्रूविंग क्वेश्चन बनाए कैसे जाते हैं. जैसे एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ मैं. इसमें दिया हुआ है कि वी हैव अ ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का नाम है PQR एंड इस Q को एक्सटेंड किया गया है अप टू S और R को एक्सटेंड किया गया है अब तक अप टू T. यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इन द गिवन फिगर इफ एंगल PQR is equal to angle PRQ, prove that angle PQS is equal to PRT. सो प्रूविंग क्वेश्चंस करते कैसे हम आपको ये सारा समझाते हैं. देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा आता है गिवन. किसी भी क्वेश्चन को बनाने के पहले स्टार्ट करने का सबसे पहला तरीका होता है प्रूविंग का, वो होता है कि आप लिखें उसमें गिवन. अच्छा, गिवन का मतलब क्या हुआ? गिवन का मतलब हुआ कि क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है वो लिखते हैं उसमें हम. तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ. एंगल PQR जो है बराबर है किस एंगल के? PRQ के. फिर लिखते हैं टू प्रूव मतलब जो प्रूव करना है. तो प्रूव ये करना है कि एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT. PQS जो है एंगल PRT के बराबर है, ये आपको प्रूफ करना है. ठीक है, अब देखिए बताते हैं इसका आपको हम प्रूफ. देखिए ध्यान से. अब आपको एक बात बताते हैं प्रूविंग का, मतलब ये एक बेसिक एल्गोरिदम, एक बेसिक आपको इसका मेथड समझाते हैं जिससे प्रूविंग क्वेश्चंस कोई भी हो, कैसा भी हो, बन जाएगा. प्रूविंग क्वेश्चंस को बनाने का एक बेसिक मेथड ये है कि आप सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है वो किसी भी तरीके से यूज़ करिए उसको, मतलब क्वेश्चन में किसी ना किसी तरीके से उसको यूज़ करिए. पहले लाइए आप उसको क्वेश्चन में, उसको इनकॉर्पोरेट कराइए और फिर जो प्रूव करना है उसको भी यूज़ करिए. पहले जो गिवन है उसको यूज़ करिए और जो क्वेश्चन में प्रूव करना है उसको यूज़ करिए. अब आप दोनों को जैसे ही यूज़ कर लेंगे, थोड़ा सा फिर आप सोच देंगे, अगर आप थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आपका प्रूविंग जो है एकदम आसानी से आ जाएगा. जैसे देखिए, जैसे यहाँ दिया हुआ है कि PQR PRQ के बराबर है. ये हम इसको मार्क करते हैं एज एंगल 1, इसको मार्क करते हैं एज एंगल 2. और प्रूफ क्या करना है कि PQS बराबर है PRS के, PRT के. इसको मार्क करते हैं 3, इसको मार्क करते हैं हम 4. तो हमने ऐसा इसलिए मार्क कर दिया क्योंकि नाम जो है एक जैसे ही हैं, कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं आपको थोड़ा 1 2 अगर आप मार्क कर लें तो आपको दिखाने में, लिखने में आसानी होगी और समझने में भी कन्फ्यूजन्स नहीं होते हैं. तो 1 2 3 4 ये 4 एंगल्स हैं, है ना. 1 और 2 बराबर दिया हुआ है, 3 और 4 बराबर दिखाना है. मैंने कहा सबसे पहले आप 1 और 2, 3 और 4 को क्वेश्चन में यूज़ तो करिए. 1 2 3 और 4 ये 4 जो एंगल है गिवन के और प्रूफ के, उनको पहले आप क्वेश्चन में यूज़ करिए. तो या फिलहाल तो देखकर हमको इतना ही समझ में आ रहा है कि एट पॉइंट Q पर आपको नहीं लगता कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री होगा. किससे? लीनियर पेयर से. तो ये हो गया यूज़ हमारा एंगल Q, है ना, कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर.
तो ये हो गया हमारा 1 और 3 यूज्ड। सिमिलरली एट पॉइंट R, एंगल 2 प्लस एंगल 4 is 180 डिग्री, सेम प्रोपर्टी, लीनियर पेयर। नाउ 1 प्लस 3 180 है, 2 प्लस 4 भी 180 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अब आप जान रहे हैं कि 1 प्लस 3 भी 180 है, 2 प्लस 3 भी 180 है, ठीक है। अब मैंने कहा कि जो गिवन था वो तो यूज, गिवन और जो टू प्रूफ था वो तो यूज हो गया। अब प्रूफ की बात आती है। अब हम लोगों को 3 और 4 बराबर दिखाना है। तो 3 जो है इक्वेशन 1 में है और 4 जो है इक्वेशन 2 में है। हम बहुत धीरे बोल रहे हैं ताकि आप ध्यान से सुने, समझें। हमने कहा 3 और 4 जो बराबर दिखाना है, 3 है इक्वेशन 1 में, 4 है इक्वेशन 2 में। अब हम कुछ ऐसा सोचें या कुछ ऐसा तरीका सोचते हैं जिससे ये 3 और 4 अब आपस में रिलेट हो सके, है ना, क्योंकि उनको बराबर दिखाना है। तो अलग अलग इक्वेशन में होने के अगर होंगे तो इक्वल दिखा नहीं सकते हम, या इक्वल नहीं दिखा सकते, या हम कुछ प्रूव नहीं कर सकते। अगर वो एक साथ एक इक्वेशन में अब आ जाए तो उनको हम प्रूव कर सकते हैं। तो अब सोचते हैं कि 3 और 4 कैसे एक साथ एक इक्वेशन में लाया जाए। तो देखिए 1 प्लस 3 कितना है, 180, 2 प्लस 4 कितना है, 180। तो कहीं ना कहीं हम क्या कह सकते हैं कि 1 प्लस 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस 4। 1 प्लस 3 भी 180 है, 2 प्लस 4 भी 180 है, तो इन दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। तो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 लिख दिए। अब आपको एक बहुत बेसिक सी बात बताते हैं, याद रखना कि जब भी आप LHS और RHS में जब 2 या 2 से ज़्यादा एंगल्स दिखते हैं, जब भी आप LHS और RHS में 2 या 2 से ज़्यादा एंगल्स दिखते हैं, तब याद रखना है आपको कि अगर LHS में और RHS में कोई भी एक एंगल, अ पेयर ऑफ एंगल अगर इक्वल होगा, ठीक है, तो वो कट जाएगा। क्योंकि बराबर है तो किसी को भी साइड चेंज करेंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा। बेसिक मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि LHS और RHS में जब इक्वल टू से उसको सेपरेट किया गया हो और कोई भी एंगल अगर इक्वल हो, सेम साइन के साथ हो, दोनों प्लस में हो, दोनों माइनस में हो, तो पूरा एंगल कट जाएगा। जैसे यहाँ 1 और 2 बराबर था तो कट गया, मैंने लिख दिया है बगल 1 और 2 बराबर है क्योंकि इसलिए काटा मैंने। अब कटा क्यों, मैं आपको ये समझाता हूँ। अगर आप 2 को इधर ले आए तो प्लस से माइनस हो जाएगा, और 1 और 2 बराबर है तो 1 माइनस 2 0 ही होता, कट ही जाता। अब 1 को इधर ले जाएं तो 2 माइनस 1, 2 और 1 बराबर है तो कट के 0 ही आता। तो ये चीज़ को बचाने के लिए, एक स्टेप बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि LHS और RHS में जब कोई भी एक एंगल बराबर होता है, 2 एंगल ही बराबर हो सकते हैं लेकिन सेम साइन के साथ अगर होंगे तो उनको साइड चेंज करने के बजाय सीधे वहीं क्या कर देना है, कट कर देना है। तो 1 और 2 हमारा कट गया। तो फाइनली क्या बच के आया कि 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और एंगल 3 है हमारा PQS और 4 है PRT। दैट्स सो सिंपल, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या है कि इस फिगर में x प्लस वाई बराबर है z प्लस डब्ल्यू के। ए बी जिस फिगर में स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, दिख रहा है मतलब, दिया हुआ नहीं है। प्रूव करना है कि ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है। प्रूव करना है कि ए ओ बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। किसी को भी लाइन को स्ट्रेट लाइन जब भी दिखाना हो, याद रखना इस बात को कि जब भी आपको प्रूव करना हो कि एक लाइन, जो लाइन दिया हुआ है एक स्ट्रेट लाइन है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि उस पर कोई भी एक एंगल जो बन रहा हो वो 180 डिग्री आना चाहिए। जैसे अगर आप W प्लस Z 180 दिखा दें, या आप x प्लस वाई 180 दिखा दें, या आप x प्लस W 180 दिखा दें, या y प्लस Z 180 दिखा दें, कुछ भी करके मतलब 180 दिखाना होगा आपको। ऐसे क्योंकि आप AOB को
सॉरी ए ओ बी को आप क्योंकि स्ट्रेट लाइन दिखाना चाहते हैं तो अप्रोप्रिएट क्या होगा कि x प्लस वाई 180 या w प्लस जेड 180 दिखाया जाए, क्योंकि ए ओ बी पे यही दो एंगल्स लाई कर रहे हैं, है ना, जिनका सम 180 आप दिखा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप w प्लस जेड दिखाएंगे तो वो सी ओ डी को रिप्रेजेंट करने लगेगा, और आप वाई प्लस जेड दिखाएंगे तो सी ओ डी को रिप्रेजेंट करने लगेगा। हमको ए ओ बी दिखाना है तो हम x प्लस वाई या w प्लस जेड को 180 दिखाएंगे, ठीक है। नाउ चलिए देखते हैं कैसे किया जाएगा ये। जैसा कि मैंने कहा कि गिवन, तो गिवन में हमारे पास है कि x प्लस वाई जो है वो z प्लस डब्ल्यू के बराबर है, ये गिवन हो गया। टू प्रूव ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ये रहा हमारा टू प्रूव। नाउ अब देखिए प्रूव, अब प्रूफ कैसे करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे यहाँ तो ये भी नो क्लियर नहीं दिया हुआ है, तो सिर्फ डायग्राम मैंने बनाया है, क्लियर तो दिया हुआ नहीं है कि ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है, नहीं दिया है। और सी ओ और ओ डी ये भी नहीं दिया है, और इसे दिख भी नहीं रहा है, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा कि सबसे पहले जो गिवन है उसको यूज़ तो करना पड़ेगा ना, और टू प्रूव, ये तो प्रूव ही करना है। यहाँ तो कुछ ऐसा मतलब हमने कहा कि टू प्रूव में लिखा है कि ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है, तो ए ओ बी पर हमको एक 180 डिग्री बनाकर दिखाना होगा, ठीक है, किसी भी तरीके से, और गिवन को यूज़ करते हुए। अब हम क्या ऐसा कह सकते हैं कि एट पॉइंट ओ x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड इजकल टू 360 डिग्री कह सकते हैं हम लोग। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इजकल टू 360 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एट पॉइंट ओ जितने भी एंगल्स बनेंगे सबका सम कितना होगा? 360। ये प्रॉपर्टी बताया था मैंने कि सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट इज ऑलवेज 360 डिग्री। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इजकल टू 360 डिग्री। नाउ एज हमने दिखाया कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इजकल टू 360 था। अच्छा, और हम लोग जानते हैं कि x प्लस वाई जेड प्लस डब्ल्यू के बराबर है, ये गिवन में दिया हुआ है। दिया हुआ है ऑलरेडी। तो हम लोग क्या करते हैं कि z प्लस डब्ल्यू के बजाय लिखते हैं x प्लस वाई इसका 360 डिग्री। तो एक्स वाई प्लस एक्स वाई कितना हो गया? 2 इंटू एक्स प्लस वाई इजकल टू 360 डिग्री, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई 2, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, आप चाहते तो ये भी कर सकते थे कि x प्लस वाई के जगह z प्लस डब्ल्यू लिख देते, तो 2 इंटू जेड प्लस डब्ल्यू इजकल टू 360, तो z प्लस डब्ल्यू इजकल टू 360 बाई 2, दैट इज 180 डिग्री। तो ये हो गया आपका प्रूफ कि hence AOB is a straight line। ठीक है, नाउ अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रूव करना है कि जो बायसेक्टर्स हैं पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के, तो यहाँ पर से BOD और AOC को पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कंसिडर किया गया है। अब इनके जो बायसेक्टर्स हैं, बायसेक्टर्स क्या होते हैं? जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो OF और OE बायसेक्टर्स हैं हमारे पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के। तो प्रूव ये करना है कि ये जो एंगल 1 है ये एंगल 2 के बराबर है, और एंगल 3 जो है ये दिया हुआ है, आई एम वेरी सॉरी, 1 और 2 बराबर दिया हुआ है, 3 और 4 बराबर दिया हुआ है, क्योंकि OE बायसेक्टर है एंगल AOC का, और OF बायसेक्टर है एंगल BOD का। प्रूफ ये करना है कि ये जो EOF लाइन जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो एक बार वापस दिखा दें कि गिवन में ये है कि एंगल 1 जो है वह एंगल 2 के बराबर है,
और एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर है। और कारण क्या है कि OF एंगल 1 जो है एंगल 2 का बराबर इसीलिए है कि OF जो है वो बायसेक्टर है किसका, एंगल BOD का। और OE जो है इज द बायसेक्टर ऑफ, और OE जो है बायसेक्टर है एंगल AOC का। ठीक है, तो OE बायसेक्टर है AOC का और OF बायसेक्टर है BOD का। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। नाउ टू प्रूव ये करना है कि EOF इज अ स्ट्रेट लाइन। EOF फिर से स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है। अब आपको अगर स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है तो आप समझ गए होंगे कि आपको EOF पर जो एंगल है उसको 180 दिखाना होगा। EOF 180 ऊपर दिखाइए या नीचे दिखाइए, दिखाना आपको पड़ेगा। ठीक है, नाउ प्रूफ देखते हैं। जैसा मैंने बताया कि जो सबसे पहले जो गिवन है वो यूज में आना चाहिए। तो देखिए एट पॉइंट O एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल AOD प्लस एंगल AOD प्लस एंगल AOE, एंगल AOE इज एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल COB या BOC जो लिखना चाहो आप। इन सबका सम कितना होगा 360, सबका सम कितना होगा 360। प्रॉपर्टी का नाम सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट, सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट। तो 1 प्लस 2 प्लस AOD प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल COB और BOC इज 360 डिग्री। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बदले हम लोग एंगल 1 प्लस एंगल 1 लिख सकते हैं। 2 के जगह पे लिख दिए एंगल 1। AOD और BOC बराबर है तो हम AOD के जगह पे लिख दिए BOC। 4 और 3 बराबर है तो हम 4 के जगह लिख दिए 3 और एक 3 तो 3 ही रह जाएगा और BOC के जगह BOC लिख दिए, इसका तो 360। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि मैंने इसलिए ऐसा किया ताकि जो EOF पे ये तीनों एंगल्स जो आ रहे हैं ऊपर में, इन तीनों का सम कितना आ जाए 180 आ जाए। हम ये भी कर सकते थे कि 3 की जगह 4 लिख देते, BOC की जगह AOD लिख देते और एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिख देते। ठीक है, तो फिर क्या होता है, इन तीनों का सम कितना हो जाता 180 हो जाता। ठीक है, मतलब अगर आपको EOF को स्ट्रेट लाइन दिखाना है तो उस पर जो एंगल्स बन रहे हैं उसको 180 दिखाना होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 1 हो गया 2 एंगल 1, एंगल BOC प्लस एंगल BOC 2 एंगल BOC, एंगल 3 प्लस एंगल 3 2 एंगल 3 इसका 360। तो 2 इंटू एंगल 1 प्लस एंगल BOC प्लस एंगल 3 इसका 360, एंगल 1 प्लस एंगल BOC प्लस एंगल 3 इसका 360 बाई 2 दैट इज़ 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल BOC प्लस एंगल 3 इसका 180 आया, तो हम कह सकते हैं कि हेंस एंगल FOE या एंगल EOF इज़ 180 डिग्री। ठीक है, तो जब ये 180 आ गया है वो तीनों का सम, तो कह सकते हैं हेंस EOF इज अ स्ट्रेट लाइन। इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, नाउ इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास दिया हुआ है कि COD एक स्ट्रेट लाइन है और COD पर AOB
और BOC दो हमारे पास एंगल्स हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि OC इज द बायसेक्टर ऑफ एंगल AOB। AOB का AOB एंगल का बायसेक्टर है कौन? OC। तो बायसेक्टर होने का मतलब हुआ कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या होगा? इक्वल होगा। नाउ आपको शो करना है कि AOD इक्वल टू BOD, ये और ये एंगल बराबर है। तो इस एंगल को मांग करते हैं हम लोग 3 और 4। तो जैसा मैंने कहा, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? गिवन। तो गिवन में यहाँ पर दिया हुआ है कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, और आप तुरंत उसके बाद लिखेंगे रीज़न, क्यों बराबर है। तो रीज़न यहाँ होगा कि OC इज़ द बायसेक्टर, OC जो है OC इज़ द बायसेक्टर ऑफ एंगल AOB। तो बायसेक्टर होने से क्या होता है कि कोई भी लाइन किसी एंगल का बायसेक्टर होगा तो वो उस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। नाउ ये हो गया इक्वेशन 1, सॉरी मतलब ये हो गया गिवन डेटा। अब टू प्रूव क्या करना है कि AOD इक्वल टू BOD है ना, मतलब AOD BOD के बराबर दिखाना है, मतलब 3 और 4 को बराबर दिखा देना है। नाउ दैट इज एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 दिखाना है, ठीक है। अब आते हैं प्रूफ पे। देखिए, अगर आप प्रूफ स्टार्ट से फॉलो कर रहे होंगे तो आप देखे होंगे कि प्रूफ हमेशा तभी होता है, किसी भी प्रूविंग को सॉल्व करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो डेटा दिया हुआ है गिवन में वो और जो हमको प्रूव करना है वो दोनों यूज़ होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग कैसे यूज़ करेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि 2 + 3 कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल 2 + एंगल 3 180 डिग्री होगा, और इस प्रॉपर्टी का नाम होगा लीनियर पेयर। फिर आप देख रहे हैं कि एंगल 1 + एंगल 4 भी बराबर होगा किस प्रॉपर्टी से? लीनियर पेयर से। किससे? लीनियर पेयर से। सो ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम देख रहे हैं कि 2 + 3 भी 180 है, 1 + 4 भी 180 है। तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 + एंगल 4 इक्वल टू 2 + एंगल 3। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जब LHS और RHS में कोई भी एंगल सेम हो जाएगा, अ पेयर ऑफ एंगल सेम होगा, तो उसको क्या कर देना है? कट कर देते हैं हम लोग। तो क्योंकि 1 और 2 बराबर है, देख देंगे कि एज एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, तो हेंस हम कह सकते हैं कि 1 और 2 कट जाएगा और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 आ जाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल AOD एंगल BOD के बराबर होगा। तो हेंस ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए इतना स्टेप लिखना ज़रूरी है आपको। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, देन प्रूव दैट द रेज अपोजिट टू द बायसेक्टर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स सो फॉर्म्ड बायसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज़रा गौर से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 स्ट्रेट लाइंस हैं। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में फिगर दे देता है, और कभी कभी आपको स्टेटमेंट में फिगर खुद से बनाना होता है। बिना फिगर के कभी भी प्रूविंग नहीं होता है। तो ये आप गैस ना करें कि हम लोग बिना फिगर बनाए ही प्रूविंग कर लेंगे। तो हमने कहा 2 स्ट्रेट लाइंस हैं AB एंड CD, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O, ठीक है, बढ़िया। यहाँ पर बन गया पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल को एक लाइन अगर बायसेक्ट कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट करे एक पॉइंट पे, तब जो रे अपोजिट जाएगा बायसेक्टर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स, मतलब वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के,
तो वो दूसरे वर्टिकली अपोजिट एंगल को भी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। क्वेश्चन क्या कहने का मतलब क्या है, वापस समझा दे एक बार कि ए बी और सी डी दो स्ट्रेट लाइंस हैं, वो एक पॉइंट ओ पर मीट कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर बी ओ डी का बाइसेक्टर मीट कर रहा है एट एक्स, बीओडी का बाइसेक्टर मीट कर रहा है, सॉरी बीओडी एंगल का बाइसेक्टर अगर ओ एक्स है, अगर इस ओ एक्स को एक्सटेंड किया जाए इन बैकवर्ड डायरेक्शन तो ये ओ आई ए ओ सी को ही बाइसेक्ट करेगा। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। सो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या लिखेंगे हम लोग, गिवन। तो गिवन में क्या लिखेंगे कि ये और ये एंगल बराबर है। तो गिवन लिखेंगे कि एंगल वन इज इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है। और प्रूफ क्या करना है कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्वेश्चन का वापस हम दोहरा दें, ए बी और सी डी दो लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ। बी ओ डी का बाइसेक्टर है ओ एक्स, जब इसको एक्सटेंड करते हैं इन द बैकवर्ड डायरेक्शन तो ये ए ओ सी को भी बाइसेक्ट करेगा। तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर दिया हुआ है, रीजन लिख देते हैं, ओ एक्स इज द बाइसेक्टर ऑफ बी ओ डी। टू प्रूव करना है कि एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर है। अब इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ में क्या है कि एंगल 1 जो है एट पॉइंट ओ पर एंगल 1 एट पॉइंट ओ, हमारा ये जो लाइन है एक्स वाई एंड हमारा लाइन जो है सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। हमारा जो लाइन एक्स वाई है और हमारा लाइन जो सी डी है ये इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पर, एट ओ। तो जब दो स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो एंगल 1 जो होगा वो 4 के बराबर होगा, ठीक है। और सिमिलरली एंगल 2 और एंगल 3 बराबर होगा। कारण क्या है, दोनों में सेम रीजन है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है, बढ़िया। अब ऐसा है कि 1 और एंगल 2 तो ऑलरेडी बराबर है कि नहीं। एंगल 1 और एंगल 2 अगर बराबर है तो 1 के बराबर है 2। जैसे यहां पर गिवन है एज एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, तो एंगल 1 के बदले लिख सकते हैं हम एंगल 4 और एंगल 2 के बदले लिख सकते हैं एंगल 3। क्योंकि हमारा एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है तो 1 जो है वो 4 के बराबर है, 2 एंगल 3 के बराबर है। और ये कहाँ दिख रहा है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में दिख रहा है ना। तो एंगल 4 और एंगल 3 अगर बराबर हो गया तो हम हेंस कह सकते हैं कि एंगल सी ओ वाई बराबर है एंगल ए ओ वाई के, ठीक है। यही प्रूफ करना था हम लोगों को, समझ में आ गया। प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स इंक्लूड अ राइट एंगल। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर दो एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल हैं, अच्छा एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, हैविंग अ कॉमन। एडजेसेंट एंगल्स किसको कहते हैं, हैविंग अ कॉमन आर्म। जैसे अगर हम ए ओ बी में एक लाइन ड्रॉ कर दे सी, तो ए ओ सी और बी ओ सी दो एडजेसेंट एंगल्स हो गए। ए ओ सी और बी ओ सी क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल्स हैविंग अ कॉमन आर्म ओ सी। तो ये दोनों एडजेसेंट हैं और दोनों का सम कितना होगा 180, तो सप्लीमेंट्री भी हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट
कि इनके अगर एडजेसेंट एंगल्स जो हैं सप्लीमेंट्री, अगर उन दोनों के बायसेक्टर्स बना दिए जाएं सच एज डी एंड ई, तो ए और सी का बायसेक्टर है ओ ई और बी ओ सी का बायसेक्टर है ओ डी। तो प्रूव ये करना है कि ई ओ डी या डी ओ ई कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, जहाँ दिया हुआ है कि 1 और एंगल 2 बराबर है, 3 और एंगल 4 बराबर है। सोचो, 1 और 2 बराबर दिया हुआ है, 3 और 4 बराबर दिया हुआ है। प्रूव ये करना है कि 2 + 4 90 डिग्री है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आप ट्राई करेंगे और हमको व्हाट्सअप करेंगे। ठीक है, if two parallel lines are intersected by a transversal, then prove that the bisectors of any pair of alternate interior angles are also parallel। आपको एक बात बताते हैं, जब भी आप पैरेलल लाइंस के प्रूविंग को सॉल्व करेंगे या आपको दो लाइंस को, जब भी किसी भी दो लाइंस को अगर पैरेलल दिखाना होगा तो याद रखना, दो लाइंस को आप पैरेलल तभी दिखा सकते हैं जब उन दोनों लाइंस के हेल्प से कोई दो एंगल जो बन रहा है उनके बीच में या तो कोरस्पॉन्डिंग वाला रिलेशन होना चाहिए, या तो ऑल्टरनेट इंटीरियर या एक्सटीरियर वाला रिलेशन होना चाहिए, या उनके बीच में जो दो इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं उनका सम 180 होना चाहिए। तब आप कह सकते हैं उन दोनों को इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहा है। तो कहने का मेरा मतलब यहाँ पर बहुत बेसिक सा था ये, कि दो लाइन को आप तभी कह सकते हैं जब उनके बीच में जो एंगल्स बन रहे हैं, जब आप दो लाइंस को पैरेलल तभी कह सकते हैं जब जो एंगल्स बन रहे हैं दो लाइंस के बीच में, या तो वो करस्पॉन्डिंग एंगल की तरह हो, चाहे वो ऑल्टरनेट इंटीरियर हो, चाहे वो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर हो, या उनका सम 180 को इंटीरियर की तरह आ रहा हो, तभी आप दो लाइंस को क्या कह सकते हैं, पैरेलल कह सकते हैं। अब इस बात को याद रखते हुए हम ज़रा क्वेश्चन समझाते हैं। कह रहा है कि दो पैरेलल लाइंस हैं, वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं एक ट्रांसवर्सल से। तो दो पैरेलल लाइंस हैं, एक है L और दूसरा पैरेलल लाइन हम मान लेते हैं एज M, L और M। ठीक है, और जो इंटरसेक्ट हो रहा है एक ट्रांसवर्सल से, ट्रांसवर्सल T से। ठीक है, और वो हिट कर रहा है एट A एंड हिट कर रहा है एट B। ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है D, ये पॉइंट है E, ये पॉइंट है F। ये मार्क करने की ज़रूरत है ना, मार्क कर देने से आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। अब कह रहा है कि प्रूव दैट द बायसेक्टर्स ऑफ एनी पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जैसे ये और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो किसी भी पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का अगर आप बायसेक्टर बना दें, बायसेक्टर्स बना दें, मतलब हमने AX को बायसेक्टर बनाया DAB का, और Y EBY या BY को बायसेक्टर बनाया किसका, EBA का या ABE एंगल का, है ना। तो प्रूफ ये करना है कि ये जो बायसेक्टर्स हैं BY और AX ये आपस में पैरेलल होंगे। हाँ, फिगर को देख के नहीं लग रहा है कि पैरेलल हैं, लेकिन ये पैरेलल प्रूफ करना है यार आपको, और ये पैरेलल प्रूफ होंगे भी। ठीक है, थोड़ा फिगर गड़बड़ बन गया खाली। देखिए कैसे दिखाएंगे इसको। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन, जैसा आपको मालूम है, आप पहले से आपको सबसे पहले गिवन लिखेंगे। और गिवन में क्या है हमारे पास कि हमारा जो लाइन L है ये पैरेलल है किसके, M के। ठीक है, ये दिया हुआ है। अच्छा, फिर टू प्रूव करना क्या है कि AX जो है ये पैरेलल है किसके, BY के। ये प्रूफ करना है, AX जो है BY के पैरेलल है। अब इसका प्रूफ दिखाते हैं आपको हम, देखिए। As L is parallel to M, L जो है पैरेलल है किसके, M के, where T is a transversal, L जो है पैरेलल है M के, और T क्या है हमारा, ट्रांसवर्सल। सो हम कह सकते हैं क्या कि एंगल DAB बराबर होगा EBA के,
एंगल डी ए बी ई बी ए के बराबर होगा। क्यों होगा? तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्यों बराबर है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के कारण बराबर है। अच्छा, क्योंकि ये दोनों एंगल बायसेक्टेड हैं। बायसेक्टेड मतलब दो इक्वल पार्ट्स में बांटे गए हैं, तो अगर पूरा पूरा एंगल बराबर होगा तो हाफ हाफ उनका बराबर नहीं होगा, तो हम हाफ करते हैं डी ए बी का, हाफ ऑफ ई बी ए। तो हाफ ऑफ डी ए बी का हाफ आप लिख सकते हैं एक्स ए बी, एक्स ए बी, और ई बी ए का हाफ क्या लिखेंगे? वाई बी ए, वाई बी ए लिख सकते हैं। अब अगर ये और ये बराबर हो गया, वाई बी ए और एक्स ए बी अगर बराबर हो गया, ये बराबर दिखा दिया हम लोगों ने। अगर ये पूरा पूरा बराबर, तो मैंने हाफ हाफ कहा बराबर, तो ये और ये बराबर भी होगा। अब अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो आप ज़रा गौर से देखिए कि एज एंगल एक्स ए बी एंड एंगल वाई बी ए फॉर्म alternate इंटीरियर एंगल्स, एंगल वाई बी ए और एंगल एक्स ए बी क्या फॉर्म कर रहे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कब? व्हेन? कब बना रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स? जब ए एक्स पैरेलल होगा किसके? वाई बी के। ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तभी बनाएंगे ना जब हमारा ए एक्स पैरेलल होगा किसके? वाई बी के। वेयर, और जहां ए बी इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो हमारा ये और ये एंगल बराबर है, और ऑल्टरनेट ये एंगल फॉर्म कर रहा है। क्यों फॉर्म कर रहा है या कब फॉर्म करेगा? जब हमारा बी वाई ए एक्स से क्या होगा? पैरेलल। तो हम हेंस कह सकते हैं कि बी वाई सॉरी ए एक्स is parallel to by, hence proved। समझ सबको आया? लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा है कि दो पैरेलल लाइंस, टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड। दो पैरेलल लाइंस हैं एल और एम, they are being intersected by a transversal। इनको ट्रांसवर्सल टी ने कट किया। ठीक है, प्रूव करना है कि बायसेक्टर्स ऑफ द टू पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, यहाँ पर दो पेयर हैं इंटीरियर एंगल्स के, है ना, इनके जो बायसेक्टर्स हैं, इनके जो बायसेक्टर्स हैं वो जब मीट करते हैं, ये और ये बाइसेक्टर है इस पर्टिकुलर पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का, और इस एंगल का बाइसेक्टर है ये गिवन एंगल। इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं पहले, जैसा हम मार्क करते हैं ए, इसको मार्क करते हैं बी, इसको मार्क करते हैं सी, ये है हमारा पॉइंट डी, ये है ई, ये है एफ, और ये है हमारा ट्रांसवर्सल एक्स, ये है वाई, ये है पी, ये है क्यू। मीट कर रहा है मान लीजिए जेट एक एट आई और एक मीट कर रहा है एट पॉइंट जे। ठीक है, तो बाइसेक्टर बी एक्स जो है और बाइसेक्टर ई वाई है, बाइसेक्टर बी क्यू है और बाइसेक्टर हमारा पी है, और ये बी एक्स बाइसेक्टर और ई वाई बाइसेक्टर मीट कर रहा है एट आई, और पी क्यू बाइसेक्टर और पी बाइसेक्टर मीट कर रहा है एट पॉइंट जे। और ये जो फिगर है आपके पास आई बी जे ई, ये क्या फॉर्म कर रहा है? रेक्टेंगल। क्या फॉर्म कर रहा है?
रेक्टेंगल, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए देखा जाए कैसे प्रूफ होगा ये। तो ये हो गया आप गिवन, तो लिखेंगे सबसे पहले हम ये क्वेश्चन समझाते हैं, आप भी ये कोशिश खुद से भी करेंगे आप। तो सबसे पहले जैसा पिछले क्वेश्चन में आपने देखा, आप जिस तरह आप आराम से बी क्यू को पैरेलल दिखा सकते हैं किसके, ई वाई के, और उस तरह से पैरेलल दिखा सकते हैं पी को किसके, बी एक्स के। ठीक है, कैसे मैंने बताया कि पूरा एंगल ए बी ई, पूरा एंगल एफ ई बी के बराबर होगा। तो पूरा अगर ऑल्टरनेट एंगल बराबर है तो कोई बायसेक्टर्स हैं तो उनका हाफ भी बराबर होगा, तो ये और ये बराबर दिखा देंगे आप। और जब ये और ये बराबर होगा तो फिर लिखेंगे आप कि ये और ये बराबर तभी होगा जब बी एक्स पैरेलल होगा किसके, ई वाई के, सॉरी ई पी के, और जहाँ हमारा ये बी क्या होगा, ट्रांसवर्सल, तो हेंस हमारा बी एक्स जो है वो ई पी के पैरेलल होगा। और सिमिलरली सिर्फ आप ये स्टेटमेंट लिख देंगे, सिमिलरली बी क्यू भी पैरेलल होगा किसके, वाई के। सिमिलरली लिख कर आप लिख दीजिए डायरेक्ट। ठीक है, अब अगर ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है और मीट कर रहा है आई एन जे, तो जब तो ये बेसिकली फिगर बना आई बी जे ई, आई बी जे ई, ये बन गया एक क्या, क्वाड्रिलैटरल। क्या बन गया, और इस क्वाड्रिलैटरल आई बी जे ई के अपोजिट साइड्स क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, तो जब अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं किसी क्वाड्रिलैटरल के, उसको बोलते हैं हम पैरेललोग्राम। क्योंकि हमारा, मैंने कहा क्योंकि मेरा आई बी जो है वो हमारे ई जे के बराबर पैरेलल है, और हमारा ये जो आई है ये हमारे बी पी के, सॉरी बी जे के पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं कि आई बी जे ई क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम। आप सबको समझ में आ गया होगा पैरेललोग्राम तक की बात। अब प्रूफ करना है हमको रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या होता है, तो रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हमारा ये जो एल है ये एम के पैरेलल है। अच्छा, तो एंगल सी बी ई और एंगल एफ ई बी, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल का सम कितना होगा, 180। कितना होगा, 180। अब क्योंकि हमारा एंगल बी भी बाइसेक्टेड है और ई भी बाइसेक्टेड है, तो पूरा एंगल सी बी ई प्लस एफ ई बी का सम 180। तो हाफ ऑफ सी बी ई एंड हाफ ऑफ एफ ई बी, हाफ ऑफ सी बी ई क्या होगा, जे बी ई, एंड हाफ ऑफ एफ ई बी होगा जे ई बी। ठीक है, तो इन पूरे का सम अगर 90, सॉरी इस पूरे का सम अगर 180, तो इसका हाफ और इसका हाफ करने पर, तो इस पूरे एंगल का और इस पूरे एंगल का हाफ करने पर इन दोनों का सम आएगा, और इन दोनों का सम 180 का भी हाफ हो जाएगा। कितना, 90 डिग्री। कितना, 90 डिग्री। हम आपको ज़रा रफली बना दिखाते हैं इस बात को। एंगल सी बी ई प्लस एंगल एफ ई बी अगर 180 है, तो हाफ ऑफ सी बी ई कर दें और हाफ ऑफ एफ ई बी कर दें, तो हाफ हो जाएगा 180 का भी, तो हाफ ऑफ सी बी ई कहलाएगा एंगल 1, मान लिया मैंने, और हाफ ऑफ एफ ई बी जो है मान लिया हमने एंगल 2, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ 180, 90 डिग्री। अब एक ट्रायंगल लेते हैं बी जे ई। एक ट्रायंगल में अगर दो एंगल 1 और 2 का सम 90 है, तो तीसरा जो बचा हुआ एंगल वो भी कितना होगा, 90 ही होगा। तो ये एंगल जो है 90 डिग्री आ गया, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। जिस ट्रायंगल में दो एंगल का सम 90 है, तो तीसरा एंगल कितना होगा, 90। ये एंगल भी आ गया हमारा 90। तो अब हम कह सकते हैं कि एक पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, वो क्या होगा, वो होगा रेक्टेंगल। क्या होगा वो, रेक्टेंगल। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखा जाए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो प्लेन मिरर्स हैं, दो प्लेन मिरर्स हैं, एक मिरर है M और एक मिरर है N, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखे गए हैं।
ठीक है। आगे, अगर एक रे ए बी, एक रे है कौन, ए बी, ए बी, अगर इंसिडेंट होता है फर्स्ट मिरर पे, ठीक है, इट इज रिफ्लेक्टेड ट्वाइस एंड इमर्जेस इन द डायरेक्शन सी डी। मतलब क्या कि ए बी पे गया, फिर ए बी से ये रिफ्लेक्ट करेगा और हिट करेगा किस पे, दूसरे मिरर एन पर एट पॉइंट सी, और सी से फिर ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा वापस एट डी। प्रूव करना है कि ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। क्वेश्चन यही कह रहा है, एक रे ऑफ लाइट है ए बी, वो हिट किया मिरर एम पर हिट करने के बाद वो रिफ्लेक्ट किया, वो हिट किया मिरर एन पर सी एट पॉइंट सी, और फिर सी से वो रिफ्लेक्ट किया तो गया एट डी। तो प्रूव करना है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। ठीक है, अब कैसे दिखाएंगे इसको, देखिए इस क्वेश्चन को हम समझाते हैं कि ये एग्जाम्पल क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी बना हुआ है, आप इसके स्टेप्स को अच्छे से बाय पूरे प्रोसेस उतार लेंगे, नोट कर लेंगे। अभी आपको हम पूरा समझा देते हैं अच्छे से, क्योंकि हम अगर समझाएंगे और बनाएंगे बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं समझाता हूँ कैसे होगा ये, ठीक है, शॉर्ट स्टेप्स में, लेकिन आप पूरा प्रोसेस बुक से अच्छे से नोट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्योंकि ये पैरेलल लाइन्स हैं, पैरेलल मिरर्स हैं, और जब भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है कहीं पे, तो वहाँ हम लोग तुरंत ड्रॉ करते हैं नॉर्मल। क्या ड्रॉ करते हैं हम लोग, नॉर्मल। और आप जानते होंगे नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल इज एन इमेजिनरी लाइन। नॉर्मल क्या होता है कि इमेजिनरी लाइन जो हम लोग ड्रॉ करते हैं हमेशा मिरर्स में, रिफ्लेक्शन में या रिफ्रैक्शन में, कहाँ पर, एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट अ पॉइंट ऑफ, और इससे बन क्या जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है। हमने कहा कि जैसे ही आप रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करता है, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट करता है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे तुरंत हम लोग क्या बनाते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है कि इमेजिनरी रे ऑफ लाइट जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है किसी भी मिरर के या किसी भी इंसिडेंट सरफेस के, है ना, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है किसके, हमेशा उस सरफेस के जिस पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है। और एंगल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 4 भी बराबर होगा। तो गिवन में एक पार्ट तो क्लियर दिख रहा है हमको कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। ये गिवन है, दिखाई दे रहा हम लोग अच्छे से। नाउ अब एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर हो गया और एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर हो गया। अब देखिए, आपको एक बहुत बेसिक सी बात समझाते हैं, ज़रा गौर से देखिएगा। अगर हम दो पैरेलल लाइंस लेते हैं, अगर हम दो पैरेलल लाइंस लें और उन दो पैरेलल लाइंस पे हम या दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, हम ड्रॉ करें परपेंडिकुलर्स अपोजिट साइड्स पे, है ना, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे। हमने कहा दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर आप अपोजिट साइड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो वो परपेंडिकुलर्स आपस में पैरेलल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि अगर इनको आप एक्सटेंड कर दें तो ये और ये पैरेलल है L और M, तो ये 90 है तो ये भी कितना होगा 90 बाई को इंटीरियर एंगल्स। अब ये 90 है तो ये भी कितना है 90 है, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। तो इन दोनों का सम क्योंकि को इंटीरियर एंगल आ रहा है 180 आ रहा है, तो क्या हमने कह सकते हैं कि AB जो है वो पैरेलल है किसके, CD के, है ना। तो इससे हम लोग को ये समझ में आया कि ये जो लाइन हम ड्रॉ किए हैं नॉर्मल, हम मार्क करते हैं जैसे इसको E और इसको मार्क करते हैं एज F, तो ये BE जो है वो CF के पैरेलल होगा।
और अगर बी ई सी एफ के पैरेलल होगा तो एंगल 2 और एंगल 3 बराबर होगा बी सी और ट्रांसवर्सल मानकर। हमने कहा बी ई और अगर एफ सी पैरेलल है, बी सी ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 2 और एंगल 3 क्या होगा? इक्वल। कैसे? ऑल्टरनेट एंगल से। अब देखिए एंगल 2 और एंगल 3 अगर बराबर आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। तो अगर हम एंगल 2 का डबल कर दें, क्योंकि एंगल 2 और एंगल 1 बराबर है, अगर 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब डबल कर दें, तो डबल ऑफ 2 ये पूरा एंगल होगा B, और डबल ऑफ 3 पूरा एंगल क्या होगा? C, क्योंकि 3 और 4 बराबर है और 2 और 1 बराबर है। तो 2 का डबल करेंगे तो ये पूरा एंगल हो जाएगा, 3 का डबल करेंगे तो ये पूरा एंगल हो जाएगा। और जब ये पूरा और ये पूरा एंगल बराबर हो गया, तो आपको नहीं लगता कि ये ए बी और सी डी के बीच में ये जो पूरा पूरा एंगल हम दिखाए अभी, ये अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म कर रहा है? तो क्योंकि ये और ये अब अल्टरनेट एंगल्स है और बराबर है, तो हेंस हम कह सकते हैं कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से बनाएंगे, 2 बार बनाएंगे और बनाकर भेजेंगे। और अगर अभी भी कन्फ्यूजन हो, प्लीज़ बेहिचक हमको फ़ोन कर लीजिएगा, हम वापस समझा देंगे। और आप पूरे इस लाइन्स एंड एंगल चैप्टर का एक एक एग्जाम्पल प्रूविंग का और एक एक एक्सरसाइज बनाकर हमको, ठीक है, 31 तक भेज दीजिए। 31 को हम इसके डाउट्स वापस से क्लियर कर देंगे, ठीक है। और 31 को डाउट्स हम लोग डिस्कस करके, मतलब 31 को आप भेज देंगे मॉर्निंग तक हमको, हम दोपहर तक वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। 31 याद रखना डेडलाइन, ठीक है। थैंक यू।